अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। गंदम स्कैंडल मामले की तहकीकात जारी हैं। आज इसमें कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ तो वजीर आजम शहबाज शरीफ से गंदम दरामद स्कैंडल की इंक्वायरी कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने आज मुलाकात की, जिसमें वजीर आजम ने गंदम की दरामद की हर लिहाज से मुकम्मल शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। जबकि वजीर आजम ने दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और साथ ही साथ सेक्रेटरी काबीना को इस मामले पर पीर तक हतमी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करने की भी हिदायत की है। दूसरी जानिब रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी ने साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को भी तलब कर लिया है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिसमें अनवारुल हक काकड़ ने ये कहा है कि इस मामले से उनका कोई किरदार नहीं, वजीर आजम ऑफिस का इसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन अब तहकीकाती कमेटी ने इस मामले पर उनको बुला लिया है और ये आज एक इजलास में फैसला हुआ। इस तहकीकाती कमेटी के इजलास में यह भी फैसला हुआ कि निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद को भी जो है वो कमेटी के सामने पेश होना है और उनको भी जो है वो इस हवाले से तहकीकात के लिए बुला लिया गया है। अब पंजाब में गंदम की खरीदारी के हवाले से बुरहानी कैफियत पैदा होने के मामले पर मुस्लिम लीग नून के भी मरकजी कायदीन का आज एक इजलास हुआ। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल पर पीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ को बुलाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से आज ही कहा है कि वो उनसे मुलाकात करें। इससे पहले भी गुज़िश्ता रोज नून लीग के इजलास में मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में गंदम का बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये जो तहकीकात हैं वो किस तरह से चल रही हैं, कमेटी किस तरह से काम कर रही है, साबिक वज़ीर आज़म को बुलाकर किन मामलों पर जो है वो बात हो सकती है, इस तमाम इशू पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रिब्यून के अपना शो भी करते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर शहबाज राना साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज राना, एक तो साबिक वज़ीर आज़म को बुला लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि इस मामले से उनके ऑफिस का कोई लेना देना नहीं होता और ये सूबे हैं जो कि ये तय करते हैं कि डिमांड कितनी है और फिर दरामद करनी है या नहीं करनी। तो जिस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है, आपके ख्याल में साबिक वज़ीर आज़म का ये कहना दुरुस्त है? नहीं रहमान रज़ा साहब, मेरा ख्याल है कि साबिक वज़ीर आज़म की ये जो स्टेटमेंट है ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। बिल्कुल वज़ीर आज़म का एक रोल होता है एज अ हेड ऑफ़ द फेडरल कैबिनेट। ये जो फैसला था इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का था। अक्टूबर 2023 में ईसीसी ने ये फैसला किया था कि इनको प्रायोरिटी बर्थ दी जाएगी इंपोर्ट के हवाले से, इनको डॉलर्स फराहम किए जाएंगे और ईसीसी के जितने भी फैसले हैं वो रेक्टिफिकेशन के लिए वफाकी काबीना के पास जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के सामने ये सारी समरीज पेश होती हैं और उसको अप्रूव करते हैं और ये फेडरल कैबिनेट का कंसेंसस का डिसीजन होता है। अगर मेजॉरिटी भी हो तो नॉर्मली ये कंसेंसस से फैसले होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते, काकड़ साहब को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नंबर वन। नंबर टू, दिसंबर से ही जो सूबाई हुकूमतें थी उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को कहना शुरू कर दिया था कि ये जो आप वीट की इंपोर्ट कर रहे हैं इसको रोकें क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो स्टॉक पड़े हुए हैं सूबाई हुकूमतों के पास वो फ्लोर मिलें उठा नहीं रही। सूबाई हुकूमतें तो कुछ और बात कर रही थी, वो तो कह रही थी कि आपके फैसले से हमें नुकसान हो रहा है। ये काकड़ साहब उनको कैसे जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल रही, मुझे समझ नहीं आ रही। एक और जो मीटिंग इनकी हुई थी फरवरी 2024 में इलेक्शन होने के बाद और अगली काबीना के बनने से पहले, उसके अंदर जो कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब थे इनके फूड मिनिस्टर, उन्होंने वो मीटिंग चेयर की और उस मीटिंग का एजेंडा ये था कि उसमें जो अभी वीट इंपोर्ट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, वो 28 फरवरी को उसका टाइम खत्म हो रहा था, उसको 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया जाए। और उस मीटिंग के अंदर जो पंजाब के फूड सेक्रेटरी थे उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये मत एक्सटेंड करें, क्यों कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो नहीं उठा रहे। और यही वजह है कि आज पंजाब के पास 16 लाख टन से ज्यादा स्टॉक पड़े हुए और वो कैसे वो वहां से जो जिम्मेदार है उनसे वो गंदम खरीद लें। तो काकड़ साहब ने मेरे फैक्चुअल बात नहीं की। यहाँ मुझे बताइए कि ये तहकीक हो कैसे रही है? एक पहले इब्तदाई रिपोर्ट आई, फिर आज कामरान अली अफजल की मुलाकात भी हुई, अब बुला भी लिया है लोगों को। तो ये तहकीकात जो है वो इनका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से हो रही हैं? देखिए, आसिफ साहब जो थे एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज मिनिस्ट्री ऑफ फूड, उनके खिलाफ तो एक्शन इसलिए हुआ ना कि उन्होंने
जो फैसला था कि 25 लाख टन से ज़्यादा गंदम इंपोर्ट नहीं होगी, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया। तो उनके ऊपर तो नेग्लिजेंस का चार्ज था, उनको वहाँ से हटा दिया गया। ब्यूरोक्रेसी को आपको पता हो तो कुछ सकता नहीं, होगी और जाके सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लग जाएंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जो इंक्वायरियां हो रही हैं, जो पहले मियां मुश्ताक कमेटी बनी थी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें उन्होंने उसको ट्रेल किया और एक पूरी उसकी उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया कि कब क्या हुआ और कैसे हुआ। उसके अंदर तो 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक नंबर 1 ये जो एक मार्केट के अंदर आर्बिट्राज पैदा हुआ रहमान साहब, कि जब यही PDM 1 ने इलेक्शन से पहले पिछले साल इन्होंने जो गंदम की इमदादी कीमत थी उसको 22 रुपए फी मन से बढ़ाकर 2200 रुपए फी मन से बढ़ाकर इन्होंने 3900 रुपए फी मन कर दिया। तो अब एक ही झटके में इलेक्शन से पहले आपने इलेक्शन में फायदा लेने के लिए, खासतौर पर ये पीपल्स पार्टी के कहने पे हुआ था, 77% इंक्रीज कर दिया। उससे मार्केट के अंदर इतना आर्बिट्राज पैदा हुआ कि आलमी मंडी में जो गंदम थी वो सस्ती थी और पाकिस्तान में महंगी थी, तो लोगों ने तो फिर इसका फायदा उठाना था। एक तो इनका कसूर हो गया। फिर केयर टेकर्स ने बगैर स्टॉक वेरीफाई किए हुए, बगैर सूरत हाल को रिव्यू किए हुए इन्होंने इसकी इजाजत दे दी। अब ये जो नई कमेटी बनी है जिसकी सरबराही इन्होंने दी है कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी डॉक्टर कामरान अफजल को, मेरा ख्याल है कि उनके बस की बात इसलिए नहीं होगी कि ये हाई प्रोफाइल केस है और इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होंगे, फेडरल मिनिस्टर्स उस वक्त के वो इन्वॉल्व होंगे। तो बजाय कि एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, इसका जो इनको शायद इनका जो लेवल है इंक्वायरी का वो बढ़ाना पड़ेगा। ये सेक्रेटरी कैबिनेट की कॉम्पिटेंसी का यहाँ पे सवाल नहीं है, वो कॉम्पिटेंट है, वो कर सकते हैं। क्या वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकेंगे? क्या वो जो बाकी चीजें हैं जो उस वक्त की जो मिनिस्टर्स उनको क्वेश्चन कर सकेंगे? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, खास तौर पर जो सेक्रेटरी कैबिनेट होता है वो खुद उन मीटिंग्स में बैठा होता है जहां पे ये फैसले हो रहे हैं। शहबाज, इसमें एक चीज जरा बताइए, अब ये जो मामला है इसमें फूड सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है, विफाक भी इन्वॉल्व है, सूबे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन इस तमाम मामले के अंदर जो किसान हैं वो अपनी गंदम लेकर बैठे हुए हैं और उनकी फसल बन गई है, फसल तैयार है, लेकिन वो फसल जो है वो कहीं पर जो है वो कोई उठाने वाला नहीं है या वो बेच नहीं पा रहे। तो विफाक और सूबों के दरमियान कोई इस मामले पर बात चल रही है कि ये जो इतनी बम्पर क्रॉप हो गई है अब इसका करना क्या है? देखिए, मेरा ख्याल जो किसानों का रहमान रज़ा साहब नुकसान होना था वो हो चुका है। जो तो गंदम कट चुकी है, जो वो तो बेचारों के पास तो स्टोरेज कैपेसिटी होती नहीं है और फिर उन्होंने आड़ती से पैसे लेके अपने घर के खर्चे चलाए होते हैं और खादें खरीदी होती हैं। उनको तो गंदम बेचनी है, वो 3000 रुपये भी बेचने पे मजबूर है। कुछ बहुत कोई लकी है तो उनको 3300 3400 रुपये का रेट मिल रहा है। बाकी जो गंदम की अभी कटाई होनी है उसके अंदर भी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अपनी लिमिटेशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है 16 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, 20 लाख से ज्यादा हम मजीद खरीद नहीं सकते, हम ये गंदम कहाँ लेके जाएंगे? फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। पास्को का जो 14 लाख का उनका टारगेट था उसको बढ़ा के प्राइम मिनिस्टर ने 18 लाख कर दिया, तो 4 लाख जो है वो मजीद इसमें अकोमोडेट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। गंदम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल यहाँ से कोई सोल्यूशन लग नहीं रहा है। कमेटियां हुकूमत खेल रही है, या तो स्ट्रेट अवे जाए फेडरल गवर्नमेंट और एक कमीशन कायम करे और वो जो कमीशन है उस वक्त की जो काबीना है और उस वक्त की जो वज़ीर आज़म है उनको इन्वेस्टिगेट करे और पता चलाए और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। तो उसके बगैर तो ये कमेटी में आपको पता है 1 महीना और गुजर जाएगा। लेकिन किसान है वो बेचारा रो पीट के अपने घर बैठ जाएगा, वो क्या कर सकता है? मुझे सर बताइए, अब ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसको पीर तक का कहा गया है, तो आपको लगता है पीर तक ये पता चल जाएगा कि ये क्यों हुआ? पता तो चल चुका है। जो मियां मुश्ताक कमेटी है उसकी रिपोर्ट में सब कुछ वाज़ेह है। अब तो मतलब किस चीज का ये पता लगाना चाह रहे हैं? क्या ये उस वक्त की वफाकी काबीना का फैसला नहीं था? तो ये तो सारी चीजें पता है। और वफाकी काबीना का अगर फैसला था तो फिर क्यों किया गया वफाकी काबीना की तरफ से? किसी को OSD बनाने से क्या मसला हल हो जाता है? तो अगर हुकूमत ने एक्शन लेना तो प्रॉम्प्ट एक्शन ले। या तो ये हो सकता है जो इमीडिएटली जिसकी तरफ कोई सोल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो फिर पंजाब गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल लॉस तो होगा कि वो जो उनका हदफ है 20 लाख टन का, उसको वो 20 लाख को बढ़ा के 30 या 35 लाख टन कर दे। अगर वो 40 लाख टन नहीं भी करना चाह रहे तो वो कर रहे हैं तो कोई मसला हल हो सकता है। इसके अलावा कोई हल नहीं है यहाँ पे। राइट, ठीक है। शुक्रिया। शहबाज राना हमें अपडेट दे रहे थे तहकीकात के हवाले से। गंदम की दरामद का जो स्कैंडल है उस पर पेशरफ्त हो रही है। पीर को अब देखना है कि क्या इस मामले में पता चलता है क्या कि ये सारा जो इशू है ये क्यों हुआ। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नून लीग ने वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाई। पंजाब में नून लीग की हुकूमत बड़ी मजबूत हुकूमत है, उनके पास मतलूबा नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ ये दो हुकूमतें लेने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमाओं की तरफ से हमने हालिया दिनों में बयान देखे जिनसे तासुर ये गया कि शायद मुस्लिम लीग नून बतौर जमात हुकूमत लेकर कोई खुश नहीं है और पार्टी को ये लग रहा है कि उसकी मकबूलियत में कोई कमी आ गई है या पार्टी की जो परफॉर्मेंस इलेक्शन के अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नून लीग के अंदर जो है वो कुछ इस मामले पर बहस भी चल रही है और जो है वो कुछ आने वाले दिनों में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। ये फैसला जो है वो किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले जो उनका जो इजलास है जनरल कौंसिल का जो 11 मई को होना है उसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर से जो पार्टी की सदारत है उसकी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जबकि साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने की तजवीज भी सामने आई है और इस हवाले से जो हतमी फैसला है वो जनरल कौंसिल के इजलास में हो सकता है। जराये का ये कहना है कि नून लीग का जो इजलास है ये बड़ा अहम होगा। इससे पहले एक नून लीग पंजाब ने अपना तंजीमी इजलास किया था जिसमें मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के हक में मुतफिका करारदाद मंजूर की थी और उसके बाद पार्टी रहनुमाओं जिनमें राना सनाउल्लाह भी शामिल थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ये मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो विफाकी काबीना का हिस्सा बन सकती है। तो अगर विफाकी काबीना का हिस्सा बनती है तो क्या पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सूबाई काबीना है उसके अंदर शामिल होगी? उसके लिए दोनों जमातों के दरमियान क्या मैकेनिज्म होगा? क्योंकि गुज़िश्ता रोज पंजाब के गवर्नर का फैसला हो गया और सरदार सलीम हयात को पंजाब का गवर्नर बनाया गया। वो पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर और स्टॉलवर्ट हैं। तो अब नून लीग की जो पंजाब हुकूमत है उनको पीपल्स पार्टी के साथ भी इस मामले पर इकट्ठे मामलात को आगे बढ़ाना है सूबे के अंदर और चलना है। तो ये देखना होगा कि पार्टी किस किस्म के वर्किंग रिलेशनशिप चाहती है। एक और मामला पंजाब में जो इस वक्त गंदम की खरीदारी का है, किसान वहां पर बड़े परेशान है। ये जो तमाम इश्यूज हैं इन पर पंजाब हुकूमत क्या मौकफ रखती है, किस तरह से देखती है, इस पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अज़मा बुखारी साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अज़मा बुखारी साहबा सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी तरफ से नाम तजवीज हुआ, जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून की वफाक में भी हुकूमत है, वहां पर इस बात का फैसला हुआ, वजीर आजम ने नामों की मंजूरी दी, लेकिन अब जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो पंजाब हुकूमत को रखनी है, जो पार्टी की यहाँ पर सूबाई क़यादत मौजूद है। तो इस नए गवर्नर की तैनाती को आप किस तरह से देखती हैं और किस तरह की वर्किंग रिलेशनशिप जो पार्टी की सूबाई क़यादत है और पार्टी जो हुकूमत में है वो किस तरह के ताल्लुकात चाहती है? बहुत शुक्रिया रहमान। आपको ये बात मालूम होगी और होनी भी चाहिए कि जब से इलेक्शन हुआ था हमारी ख्वाहिश और हमारी जो है वो ज़ाहिर है यही थी कि हमें एक सिंपल मेजॉरिटी मिलती और हम एक कंफर्टेबल तरीके से जो है वो गवर्नमेंट बना पाते। लेकिन एक स्प्लिट मैंडेट मिला और उस स्प्लिट मैंडेट के बाद कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर ही हुकूमत बनानी थी। सो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है उसने पहले तो यकीनन पीटीआई की तरफ जाना मुनासिब समझा, लेकिन आदतन जो पीटीआई जिसकी पीटीआई की आदत है तो उन्होंने किसके साथ बात नहीं करी, उन्होंने किसी के साथ नहीं बैठना। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हुई और हमने उनके साथ हुकूमत बनाई। अब उस हुकूमत बनाने की निगोशिएशंस के दौरान ये जो फैसला हुआ था कि जो आईनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी अपने पास रखेगी और उसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हुए आज गवर्नर्स जो हैं उनकी तकर्री की मंजूरी दे दी गई है। सो आई होप के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो मिलकर पंजाब के लोगों के लिए जो है वो काम कर सके और खास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो नए एक गवर्नेंस का नया मॉडल लेके आई हैं, जो उन्होंने खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर, उसको जो है वो जो गवर्नर साहब हैं हमारे वो उसको जो है वो आगे लेके चलेंगे और जो उनका आईनी जो उनका ओहदे की जो डिमांड्स हैं
وہ اس کو خوش اسلوبی سے ٹھیک ہے، پوری کریں گے تو لیکن ہماری نیک کچھ تمنائیں ہوں گی۔ ازما بخاری صاحبہ کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کابینہ وفاقی کابینہ کا حصہ بننے پر بھی جو ہے وہ غور کر رہی ہے یا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، تو کیا پنجاب کے اندر بھی پھر ایسا ہی کوئی معاملہ ہوگا؟ وفاقی صوبائی کابینہ میں بھی پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو لیا جائے گا؟ نہیں، ہم نے تو پہلے دن سے کوشش کی تھی، اور ہماری تو یہ خواہش پہلے دن سے ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آن بورڈ ہو، اور یہ ان کا فیصلہ تھا، ان کی سی سی کا فیصلہ تھا کہ ان کو صرف آئینی عہدے رکھنے ہیں، لیکن اگر وہ اس کے ہاں اوپر سیکنڈ تھاٹ لیں اور وہ اگر حکومت کے اندر شامل ہونا چاہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہوگی، اور ظاہر ہے یہ فیصلہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے۔ اگر وہ وفاق کے اندر جو ہے وہ کیبنٹ میں آئیں گے تو ہی میرا خیال ہے کہ غالباً پنجاب کے اندر بھی وہ شاید کیبنٹ کے اندر آنا جو ہے وہ چاہیں، اچھا، اور ان کی غالباً 12 یا 13 سیٹس ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، اور ٹھیک ہم ہے، ان کو آن بورڈ لے کے چل رہے ہیں ہر رائٹ پنجاب آن کے بورڈ معاملے میں۔ لیں گے، لیکن ازما بخاری صاحب پنجاب میں تو ظاہری بات ہے نون لیگ نے نون لیگ کے پاس ایک بڑا اچھا نمبر ہے، ایک مضمومت آپ کی بنی، لیکن کچھ پارٹی کے رہنماؤں کے ہم نے جو حالیہ بیانات دیکھے ہیں، سینئر رہنما ہیں، اس سے ایسا تاثر رہتا ہے جیسے پارٹی باوجود اس کے کہ پنجاب کا اور الیکشن جیت کر اور پھر وفاق میں بھی حکومت بنا کر کوئی اتنی خوش نہیں ہے، اور پارٹی کو وہ مقبولیت نہیں ہے جو پارٹی جس کی توقع کرتی ہے، تو کیا واقعی جو ہے وہ حکومت لے کر پارٹی کو، آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، میں تو بالکل بالکل نہیں سمجھتی کہ مقبول نہیں ہے پارٹی۔ اگر مقبول نہیں ہے اور تو پھر وہ ضمنی الیکشنز کیسے جیت گئی ہے؟ اور یہ جو چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اس وقت ہر ایک ٹاپک کا جو ہے وہ محور ہے، اور ان کی پرفارمنس کے اوپر، ان کی کارکردگی کے اوپر، ان کی جو انیشیٹوز ہیں ان کے اوپر ہر چھوٹا بڑا ہر ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کا جو لوگ ہیں وہ اس پہ ان کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مقبولیت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ کے جو ہے وہ آنے کے بعد ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا، یہ ہوتا ہے رحمان کہ پارٹیوں کے اندر جو لوگ الیکشنز نہیں جیت پاتے ہیں، جن کے ساتھ جو پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ہوا بھی نہیں ہے نا کبھی کہ ہم خاص طور پر جو جن آوازوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ الیکشن جو ہے وہ کبھی ہارے ہوں، تو ظاہر ہے وہ ان کے کنسرنز اپنی کانسٹیٹوئنسی کی حد تک جو ہے وہ بجا بھی ہوں گے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو تمام لوگ ہیں جو اس وقت بات کر رہے ہیں ان کا اپنے حلقوں کے حوالے سے ضرور ہے، لیکن وفاق کی اور پنجاب کی جو حکومت ہے ان کے اچھا، ساتھ ان کو کوئی گلہ نہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں کو لے کر نون لیگ کو کوئی بطور پارٹی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کیوں ہوگی پریشانی؟ ہم پنجاب میں تو خاص طور پہ بہت کمفرٹیبل ہیں، ہم 2/3 میجورٹی اچھا، میں ہیں اس وقت پنجاب کے اندر، ہوں، تو ہمیں تو کسی قسم کی پریشانی کی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، ہمیں تو جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی اس حوالے اچھا، سے، لیکن ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیا، اور ہم بڑی لیکن ابھی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں پنجاب۔ رائٹ، ابھی ایسا لگتا ہے پارٹی چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف کو پھر سے پارٹی صدر بنایا جائے۔ پنجاب میں جو اجلاس ہوا پارٹی کا، وہاں پر تو باقاعدہ طور پر یہ تجویز جو ہے وہ دی گئی، اور ابھی جنرل کونسل اجلاس میں اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ میاں صاحب کو دوبارہ پارٹی صدر بنانے کی باتیں جو ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف ہے، اور ہوں، وہ عہدے پر ان کو ہٹایا گیا تھا ایک سازش کے تحت، ان کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ یہ پلان کر کے کہ وہ عہدے پر نہ رہیں، سینٹ کے الیکشن میں ہماری ان کی جو ہے وہ ٹکٹس اناؤنس کی ہوئی ہماری وہ چھین لی گئی تھی کس طرح سے، یہ سب آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب ہوں، جب ان کو ایک کلین چٹ بھی مل چکا ہے اعلیٰ عدالتوں سے، سو اس کے بعد کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ اپنی صدارت کے عہدے پہ نہ رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جو حکومتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یقیناً ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ امپریشن ہوں، ہوتا ہے، بلکہ امپریشن کیا یہ فیکٹ ہے کہ جو ہاں، جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پارٹی جو ہے وہ نگلیکٹ ہوتی ہے، پارٹی سفر کرتی ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو وہ کرنے کے لیے کہ پارٹی جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے حکومت کے ہوں، اندر ہوتے ہوئے، اور یہ سب سے اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے اپنی پارٹی کو مضبوط کریں۔ سو اس حوالے سے اچھا، جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے اور جس کے اوپر جو ہے وہ اچھا، ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم ہیں ہی نون لیگ، تو یہ ہوں، میاں صاحب کو جس طرح سے
साजिश के तहत हटाया गया था, उस इज्जत और शान के साथ उनको वापस लाना जो है वो मकसूद था, और इसलिए हमने ये करारदाद पास की थी। ठीक है, राइट। इसमें अल्ताफ बुखारी साहब, एक और मामला है जो पंजाब हुकूमत के सामने है, वो किसानों का है। किसान परेशान है, उनकी गंदम हुकूमत खरीद नहीं रही, और ये ऐसा मामला है जिसकी वजह से जो है वो, जिस पर काफी बहस भी चल रही है। तो आपकी हुकूमत उनसे मिलकर उनकी परेशानी क्यों नहीं दूर कर देती? क्या वजह है? किसानों से बात करके इन मामलात पर जो है वो इसका हल क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्यों नहीं उनसे बात हो रही है इस वक्त? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे। हम बिल्कुल जो किसान है, जो असल काश्तकार है, उससे बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा इसके अंदर सियासत जो है वो, और हमारे मुल्क में होता है, ये सियासत इन्वॉल्व है। अब ये जो किसान है, इनके अंदर भी 3 ग्रुप्स हैं, और इनके अंदर जो सही किसान है उनके साथ उनको पहले भी ऑन बोर्ड लिया है, हर चीज पे वो ऑन बोर्ड है इस वक्त हमारे साथ। लेकिन पीटीआई के टिकट होल्डर हैं, एक जनरल सेक्रेटरी साहब एक ग्रुप के, और जो किसान इत्तेहाद अच्छा। को कहते हैं कि मैं रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन वो जो है वो टिकट होल्डर भी हैं पीटीआई के। उन्होंने ओकाड़ा से हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं आशिक किरमानी साहब, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, और ये फैक्चुअली मतलब ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब वो पीटीआई जो जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में काश्तकारों के जो है मुंह के ऊपर गोलियां मारी थी, उनको जो है वो 2 काश्तकार जो है वो शहीद हुए थे जब वो प्रोटेस्ट के लिए आए थे पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर ठोकर न्याज बेग के ऊपर। तो वो तो इसके ऊपर अब सियासत करने की और सियासत चिमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम काश्तकार को, ये सिर्फ गंदम एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये सब सियासत करने की कोशिश की जा रही है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव अरबों रुपए का जो चीजें हैं, वो मैकेनाइजेशन से मुतालिक हो, वो किसान कार्ड में हर फसल से पहले 1.5 लाख रुपया काश्तकार को देना हो, वो जो है वो मॉडल सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, आड़ती का, मिडिल मैन का जो किरदार है वो खत्म किया जा रहा है, और आइंदा कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगी। इसकी पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। सो ये जो काश्तकार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, काश्तकार के नाम पे सियासत कर रहे हैं, उनकी सियासत डूब जाएगी, क्योंकि हम डिलीवर करने पे यकीन करते हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो इकदामात को अनाउंस नहीं करती, वो इम्प्लीमेंट करती हैं, और जब काश्तकार के ये सारे मसाइल हल होंगे तो इनको सियासत करने के लिए कोई और चीज मिलेगी नहीं, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। राइट, लेकिन अलमा बुखारी साहब, किसानों का कहना है उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको एहतजाज से रोका जा रहा है, तो क्या किसानों के एहतजाज करने पर कोई पाबंदी है सूबे में? जी बिल्कुल नहीं है। काश्तकार बिल्कुल एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन काश्तकारों का ये कहना, मैं तो खैर काश्तकार ही नहीं कहती उनको, वो सियासी किसान है, कि हम सड़कें बंद कर देंगे, हम मोटरवेज बंद कर देंगे, हम ट्रेन को चलने नहीं देंगे, तो ये काश्तकार का काम नहीं है। काश्तकार ऐसे नहीं कर सकता। सो इसलिए हमें इसको जो है वो इस तरह से जरूर जो है वो हो कि ये अपना एक एहतजाज का, बिल्कुल एहतजाज का इनका हक है, ये किसी जगह को जो है वो फिक्स कर लें, वहां पर एहतजाज की इजाजत ले ले और अपना एहतजाज करें, इनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर एहतजाज की आड़ में फिर कोई नया प्रोग्राम है, फिर कोई जो है वो लाशें गिराने के प्रोग्राम है, फिर इनका कोई प्रोग्राम है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब की जाए, तो यकीनन उसकी इजाजत तो कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती। ठीक, बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या हुकूमत के खिलाफ कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है? कुछ इस पर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो अपोजिशन नुमाइंदों की मुलाकातें जारी हैं। आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान से महमूद चकजई और असद कैसर की क़यादत में अपोजिशन के एक वफ्द ने मंसूरा में मुलाकात की और उन्हें हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की बाकायदा दावत दी है। मुलाकात के बाद महमूद खाना चकजई का कहना था कि जिस किस्म के इंतखाबात हुए, मुल्क की बदनामी हुई। असद कैसर ने कहा कि यह तहरीक मुल्क में आइन और कानून के लिए है, इक़्तिदार के लिए नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमें आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक होना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। इसके अलावा बानी पीटीआई का भी एक बयान आज हमने देखा कि उनका ये कहना है कि हम 18 माह से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि सियासत में बातचीत होती है। हम 3 जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे और उसके लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है, और ये कमेटी डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए बनाई गई है। लेकिन ये जो बातचीत वाली बात है, उस पर आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि
پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کا غصہ فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے نکالا اور 9 مئی کرنے والے کہتے ہیں کہ فوج سے مذاکرات کریں گے. اگر کوئی ڈائیلاگ ہونا ہے تو نیشنل ڈائیلاگ ہوگا. اب جماعت اسلامی کیا شمولیت باقاعدہ طور پر احتجاج میں اختیار کر رہی ہے یا نہیں؟ تحریک انصاف کس طرح کا الائنس جو ہے وہ چاہتی ہے احتجاجی تحریک کے لیے حکومت کے خلاف؟ پارٹی کے اندر اس پر جو ہے وہ کیا رائے ہے، کیا سوچ ہے؟ علی محمد خان، ممبر قومی اسمبلی، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، ساتھ پروگرام کے اس حصے میں موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علی محمد خان صاحب، یہ جو تمام جماعتوں کو ملا کر جو ہے وہ آپ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، تو کیا ارادہ ہے پارٹی کے اندر؟ اس حوالے سے کیا سوچ ہے؟ کس طرح سے احتجاج ہوگا؟ اور پھر یہ جو تحریک انصاف کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ تو ہم نے ایک حکومتی الائنس دیکھا تھا، لیکن اپوزیشن میں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف ان تمام جماعتوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چل سکے گی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف الخیال جماعتیں ہیں جو ایجیٹیشن یا احتجاج کی کال پہ ہمارے ساتھ وہ سپورٹ کے لیے حامی بن رہی ہیں. ماضی میں سنگین یا شدید اختلافات بھی رہے تحریک انصاف کی میں سے کچھ جماعتوں کے ساتھ، جیسے اچکزئی صاحب کی جماعت ہے، یا پھر مولانا صاحب کا تو سب کو ہی پتہ ہے جو جی او آئی ہے. پھر رجیم چینج میں یہ لوگ ہم سے دور بھی ہوئے، ہمارے الائز تھے. منگل صاحب کی جماعت کی بات میں کر رہا ہوں، اور جو پی ڈی ایم بنی اس میں مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب کا بڑا کلیدی رول تھا، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب. لیکن اس وقت مینڈیٹ کے ایشو پہ، دھاندلی کے ایشو پہ وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اب جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، ان کا ایک کنٹینیوس ایک موقف رہا ہے کہ وہ دھاندلی کے خلاف ہیں. وہ ان کی جماعت میں یہ ایک چیز ہے کہ وہ ان کی پالیسی ہے تو اس کو ابرپٹلی وہ چینج نہیں کرتے. وہ کرپشن پہ یا دھاندلی وغیرہ اس طرح کی ایشوز پہ جماعت اسلامی کا میں دیکھ رہا ہوں کہ قاضی حسین احمد صاحب کے بعد سے کنٹینیوسلی ان کے زمانے سے لے کے پھر بیچ میں منور حسن کا صاحب کا زمانہ آیا، اور پھر سراج صاحب کا، سراج لالا، اور پھر جو ہے حافظ صاحب ہیں. حافظ نعیم صاحب نے تو ویسے ایک بہت بڑی مثال بھی قائم کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا، حالانکہ بہت اپریشیبل ہے، کیونکہ کوئی پلیٹ میں رکھی ہوئی سیٹ دیتا نہیں ہے واپس، اور انہوں نے دی، انہوں نے ایکسپٹ نہیں کی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ میرے خیال میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں دھاندلی کے خلاف. اچھا، پارٹی کیا چاہے گی کہ کیا ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جلسے کیے جائیں؟ اب پارٹی کی ظاہری بات ہے ان لوگوں کی اسمبلیوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ پریزنس ہے، تو کیا اس کو باقاعدہ کسی اتحاد کی بھی شکل دی جا سکتی ہے، یا پھر یہ تھوڑا سا انفارمل، جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کے آپ کا ساتھ ہے کہ وہ آپ کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ تو جانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ کوئی الائنس فارملائز بھی ہو سکتا ہے یہ ان جماعتوں کا؟ کل جناب عمران خان صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی، جیل میں مجھے موقع ملا. ویسے تو کیس ان کا ٹرائل چل رہا تھا، لیکن اس میں پھر مجھے گفتگو کا موقع ملا اڈیالہ میں. تو انہوں نے یہ بات تو بڑی کلیئر کی مجھے کہ یہ کوئی الیکشن الائنس تو نہیں ہے، صرف دھاندلی کے حوالے سے ہے. تفصیلی بات نہیں ہو سکی، وقت کم تھا، لیکن یہ بات البتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن الائنس نہیں ہے. اس طرح بھی آپ نے کہا تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ الیکشن وغیرہ کا الائنس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ احتجاج کے لیے دھاندلی کے خلاف ہر جماعت کو شکایت ہے. بلکہ میں تو آج آپ کی چینل کے بڑے دوسرے آپ کی طرح نامور اینکر ہیں، ان کے ایک پروگرام میں جو ان کا اپنا ایک یوٹیوب ہے، اس پہ جناب جو ہے اپنا صفدر صاحب جو ہیں، کیپٹن صفدر صاحب، ان کا ایک انٹرویو تھا. وہ خود گلہ مند ہے، ان کو خود جو ہے شکایتیں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں مانسیرا میں کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی دھاندلی ہوئی. جو سب کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جو سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ تو ہوئی ہے نا، ہماری تو سیٹیں ہی لے لی گئی فارم 47 کے ذریعے. اور ہمارے ساتھ تو جو اس الیکشن میں ہوا ہے، میں کہتا ہوں کبھی اس پاکستانی پالیٹکس میں کسی کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ وہ سارا پالیٹکس کا وہ مزہ ہی خراب. مطلب وہ دھاندلی بھی ایک آرٹ ہوا کرتی تھی جب کبھی لوگ کیا کرتے تھے. اس دفعہ تو وہ آرٹ شاٹ ایک طرف کر کے تو بالکل ہی کھلے
खुला डुला। राइट। तो ठीक है, लेकिन अब ये क्या इसका ये बेहतरीन हल नहीं है रहमान नजर साहब के जी जो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन है 184(3) की, यू बीइंग अ लॉयर अंडरस्टैंड दिस, कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस साहब टेकअप करते हैं और उस पर सू मोटो नोटिस लेते हैं, जो उनको लेना वैसे चाहिए, क्योंकि इस इलेक्शन का डाका बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी भी है, क्योंकि उन्होंने जब हुक्म दिया कि 8 फरवरी का इलेक्शन होगा, पत्थर पे लकीर है, तो ये कैसी पत्थर पे लकीर है जिसके ऊपर फॉर्म 47 का रंग चढ़ा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो उसकी लेकिन अली मोहम्मद खान साहब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी शिकायतें दूर होंगी। एक अहम डेवलपमेंट हुई आप, क्योंकि वो पहले जो पार्लिमानी कमेटी थी जजेस एलिवेशन के लिए, उसके भी आप रुकन रहे हैं, तो अभी वजीर कानून कुछ ऐसे इशारे दे रहे हैं, और जो जेसीपी का जो इजलास भी हुआ उसमें भी ये कहीं ना कहीं पर जो है वो तजावीज आ रही हैं कि मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या ऐसा करना मुनासिब होगा जुडिशरी में? और जो आर्टिकल 175A में तब्दीली की बात हो रही है, आईनी तरमीम की बात हो रही है, तो बतौर कानूनदान, बतौर मेंबर असेंबली, बतौर जो है वो आप रुकन रह चुके हैं उस पार्लिमानी कमेटी के भी, तो क्या आपकी क्या राय, होना चाहिए ऐसा? एक तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो उसमें कुछ 3.5 साल शायद थे, मुझे मौका मिला, उसके बाद तो आपको पता ही है रजीम चेंज हुआ। अभी मुझे दोबारा मौका मिला है, पार्टी की तरफ से मेरी रिकमेंडेशन गई और वो फिर मोहतरम स्पीकर साहब ने वो किया है। तो अब जजेस कमेटी में दोबारा पीटीआई की तरफ से मैं हूँ, तो उसमें अब इसको देखेंगे। लेकिन ये जो बात चल रही है, जजेस कमेटी की अभी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत अहम नुक्ता है और इसको वहां उनको लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप उस कमेटी की अप्रूवल लें ना, कि वो कमेटी इस पर क्या राय देती है। और दूसरा अगर एक उसूली बात आप मेरे से पूछते हैं जी, तो जब तक कोई बहुत इमरजेंसी ना हो और किसी शख्स के बगैर एक काम हो नहीं पा रहा, तो इदारे एक्सटेंशन से कमजोर होते हैं, क्योंकि वो पूरा एक प्रमोशन का सेटअप डिस्टर्ब होता है, बेचैनी आती है, नीचे बहुत से लोग अपने वक्त से पहले रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग सुपरसीड हो जाते हैं, बहुत मसले बनते हैं। तो एक्सटेंशन किसी भी इदारे में हो, चाहे वो जुडिशरी की बात है, उसमें तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन हम उसूली तौर पर उसकी बिल्कुल मुखालफत करेंगे। इवन मिलिट्री में जो हुई है माजी में, एक हमारे दौर में भी, उससे पहले भी हुई हैं, इसमें एक उसूली मौक़िफ़ सबको अपनाना चाहिए कि एक्सटेंशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हो। रूटीन में अगर आपने मुल्क को एक लाइन पे चलाना है, एक ट्रैक पे चलाना है, तो फिर शख्सियात अहम नहीं है, मुल्क अहम है और इदारे अहम है, अच्छे लोग मौजूद हैं, आप रिटायर होते हैं, आपसे बेहतर बंदा हो जाता है। राइट। ये जो आप लोगों की मुज़ाकरात और बातचीत वाली ये सारी बहस चल रही है, बाद ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से बात की, को तनकीद भी हो रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली ऐसा लगता है कि पार्टी जो है वो अपनी कमजोरी जो है वो दिखा रही है। तो क्या वाकई आप ये समझते हैं कि पीटीआई का इस बात पर आमादगी जाहिर करना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये पार्टी की कमजोरी है या फिर ये कोई और मामला है? देखिए, मैं क्लियरली एक बात कर रहा हूँ, एक तो ये मैं काफी अर्से से, अभी से नहीं, मैं 6 महीने से कह रहा हूँ कि सियासी जमातें बैठें और मसाइल का हल निकालें। और बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना नजरिया किसी की गोद में रख के तो खुद फारिगुल बाल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप अपना नजरिया अपने सीने से रखते हैं, अपने कागज अपने पास रखते हैं, आप बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, मसले का हल निकालते हैं। अगर मसाइल का हल गुफ्तगू से निकालना है तो फिर सियासी फोर्सेस को बैठना पड़ेगा, नहीं है तो फिर डांग सोटे से तो मसले हल नहीं होते। तो इसलिए मैं तो ये बात कंसिडरेटली कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस बैठे, अपने इख्तिलाफात रखते हुए अपने नुकात सामने रखें, उसका कोई हल निकालें। अगर नहीं निकलता तो फिर किसी नॉन पॉलिटिकल फोर्स की बजाय सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले करवाएं। जैसे मैंने जुडिशल कमीशन की बात की है कि मैंडेट वापसी वाली बात में मुझे नहीं लगता शहबाज गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ साहब या उनके एलाइज या जरदारी साहब इस पे एग्री करेंगे कि फॉर्म 47 की हुकूमत खत्म करके ओरिजिनल मैंडेट हमें दें। देन वी हैव टू कम टू सुप्रीम कोर्ट, जो जुडिशल कमीशन बनाए और इन्वेस्टिगेट करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। दुनिया में भारतीय हुकूमत के दहशत गर्दाना इकदाम बिल आखिर बेनकाब होते जा रहे हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक कनाडा की पुलिस ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल केस में 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कैनेडियन पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मोदी हुकूमत से ताल्लुकात की भी तहकीकात शुरू कर दी और इस वाक़े की तफ्तीश में अमरीका समेत दीगर गैर मुल्की सिक्योरिटी एजेंसियां भी ताउन कर रही हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट के मुताबिक मुल्ज़मान 3 से 5 साल पहले भारत से कनाडा आए थे। हरदीप सिंह नजर को जून 2023 में कनाडा के शहर वैंकूवर में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले में भारत के मुलव्वस होने का बाकायदा तौर पर जो है वो उन्होंने इस हवाले से इल्जाम भी लगाया था। जनरल असेंबली में गुज़िश्ता रोज एक बहस के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का भी ये कहना था कि भारत जो है वो इलाकाई रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है और ये जो दहशतगर्दी है सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि इसका दायरा कार कनाडा और अमेरिका समेत दीगर ममालिक तक भी फैल गया है। पाकिस्तानी मंदूब ने इस मौके पर वजाहत की कि किस तरह भारत की मोदी हुकूमत की पॉलिसियां खत्ते में अमन के लिए खतरा बन रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जहां भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा था कि आज भारत के दुश्मन भी जान चुके हैं ये मोदी है, नया हिंदुस्तान है और ये नया हिंदुस्तान आपके घर में घुसकर आपको मारेगा। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान में भारत में जब तक हिंदुत्व फैशिज्म की जो है वो मुखालिफत नहीं की जाती और जब तक बीजेपी और आरएसएस को इनके जराइम पर सजा से इस्तिस्ना का एहसास खत्म नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे। पाकिस्तान बारहा ये मामलात उठाता रहा है, अब ये मीडिया में भी रिपोर्ट हुए हैं और बाकायदा जो तहकीकात हो रही हैं, खास तौर पर जिस तरह से कनाडा के अंदर अब ये तहकीकात हुई और फिर अब गिरफ्तारियां हुई हैं, तमाम के तमाम मामले इस बात पर जो है वो इस बात की तरफ इशारे हैं कि वाकई भारत की तरफ से जो है वो ऐसा किया जाता रहा है और ये सिलसिला कोई नया नहीं है, ये काफी अरसे से चल रहा है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो भारतीय हुकूमत पर आयद होती है। आज के प्रोग्राम से तय मेजबान रहमान इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।